नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईएस राघव क्लासेस में। मैं आज मौर्य साम्राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में खास बात यह रहेगी कि इस बार 10 के 10 जो क्वेश्चन होंगे वो मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित होंगे, जो आपको आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, उसमें सभी में आपको सहायता करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन से कारण थे? तो सिंपल क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन क्यों हुआ था। पहला ऑप्शन है अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। सेकंड ऑप्शन है बी प्रशासन का केंद्रीकरण। तीसरा कथन है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। या फोर्थ कथन है करों की अधिकता। निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव करें। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी, सेकंड ऑप्शन बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन ए बी एंड सी, या फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अशोक की मृत्यु हो जाने के बाद में मौर्य साम्राज्य में बाकी के राजा आते हैं, लेकिन बाकी के राजा ना तो प्रशासन को ठीक से चला पाते हैं, ना ही उनके पास में राजनीतिक समझ होती है कि इतने बड़े साम्राज्य को वो किस प्रकार सुचारू रूप से नियंत्रित कर पाएँ। तो इस प्रकार पहला कथन जो होता है वो एकदम क्या है, सत्य है। सेकेंड आप देखिए, इसमें कथन है कि प्रशासन का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें होता क्या है कि दोस्तों जैसे आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में आपका एक राजा होगा, और राजा जो शासन करेगा वो शासन कहाँ से करेगा, पाटलिपुत्र से। अब पाटलिपुत्र से राजा शासन कर रहा है, लेकिन मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए होता क्या था कि राजा ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड कर लिया। अब प्रांतों का शासन करने के लिए किसको इनवाइट कर दिया, गवर्नरों को। अब होता क्या है कि जब राजा प्रांतों में शासन करेगा तो उसने अपने प्रांतों में ठीक से शासन करने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना कर दी, पुलिस को ज़्यादा पावर दे दी। और तीसरा ये कहा जाता है कि इसमें जनता के जितने भी राइट्स होते हैं राजा ने उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ख़त्म कर दिया। जनता के पास में कोई अधिकार नहीं थे। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, आपका सत्य हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव। तो देखो दोस्तों ये बात भी ठीक ही है कि उस समय प्राचीन भारत में लोगों के बीच में राष्ट्रीय चेतना का अभाव बहुत अधिक था। जैसा कि आपको पता है कि जब यूनानी, जिसे हम कहते हैं रोमन जब इंडिया पर अटैक करने आते हैं, तो आपको पता ही होगा कि जब सिकंदर ने इंडिया पर अटैक किया था तो इंडिया में सिकंदर की लड़ाई होती है पौरस से। अब जब पौरस से सिकंदर की लड़ाई होती है तो सिकंदर की सहायता करने के लिए भारत में एक राजा थे, राजा आम्बी। तो आम्बी ने सहायता किसकी की, सिकंदर की सहायता की, किसके खिलाफ की, पौरस के खिलाफ की। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में भारत में राष्ट्रीय चेतना का अभाव बहुत अधिक था। जब पौरस पर युद्ध हो रहा था सिकंदर का, तो उसमें मगध साम्राज्य में जो धनानंद था उसने इस बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं कि फोर्थ क्या है, करों की अधिकता। तो दोस्तों बात भी ठीक ही है। जैसा कि जब अशोक शासन कर रहा होता है तो अशोक ने अपने शासन के अंतिम समय में बौद्ध सन्यासियों को बहुत बड़ी मात्रा में अत्यधिक धन दिया, दान दिया, पूरा खजाना उनको लुटा दिया। तो होता क्या है कि मौर्यों में जो आने वाले जो राजा होते हैं उनको भी परेशानी होती है कि इस प्रकार हमारे पिताजी शासन करेंगे और पूरा साम्राज्य का धन लौटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि उनके मंत्री परिषद ने उनको सलाह दी थी कि राजा को राजगद्दी से हटा दिया जाए, और प्लस में आने वाले राजाओं को ये एक सलाह दी गई कि आप जनता पर क्या लगा दीजिए, अत्यधिक कर लगा दीजिए। तो इससे होगा क्या कि खजाने में पैसा आएगा, जिससे हम आने वाले कार्यों को कर सकेंगे। तो इस प्रकार इसके चारों ऑप्शन क्या हो गए दोस्तों, सही हो गए। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में नायक पद का संबंध था। ऑप्शन ए युद्ध विभाग का मंत्री था ये, ऑप्शन बी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, या ऑप्शन सी सेना का संचालक था, या ऑप्शन डी सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेना का संचालक। जैसे कैसे होगा सेना का संचालक? दोस्तों आपको पता होगा कि युद्ध विभाग का जो मंत्री होगा उससे हम कहते थे आपका सेनापति, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कहते थे प्रतिष्ठा, सीमावर्ती दुर्ग का क्या होता है कि जो सीमा मौर्य साम्राज्य में और देशों के साथ लगती है उन जगह पर हमने क्या लगा दिया है, अपनी आर्मी के लिए किले बना दिए। तो उसका हेड कौन होगा? अंतपाल। और जो हमारे कॉमर्स हैं, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, उनके प्रधान निरीक्षक कौन होंगे? कर्मांतिक। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सेना का संचालक। ठीक है सर, अगले चलिए। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष अधिकारी का कार्य था। ऑप्शन ए वाणिज्यिक, ऑप्शन बी राजकीय कृषि विभाग, ऑप्शन सी धार्मिक संस्थानों का अध्यक्ष, या ऑप्शन डी पशुधन विभाग का अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजकीय कृषि विभाग। तो दोस्तों देखते हैं, वाणिज्यिक जो मंत्रालय होगा उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके पण्याध्यक्ष। राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सीता अध्यक्ष। धार्मिक संस्थानों के जो अध्यक्ष होते थे उनको कहते थे देवता अध्यक्ष। तो नाम भी बहुत पवित्र है और पवित्र संस्थानों के अध्यक्ष हैं तो इसलिए नाम भी बहुत पवित्र है। पशुधन विभाग के अध्यक्ष कौन थे? गौ अध्यक्ष। अच्छा दोस्तों बात एक याद रखना कि जो मौर्य साम्राज्य में जो रोमन इतिहासकारों ने लिखा है उन्होंने अध्यक्ष को क्या बोला है? मजिस्ट्रेट। आप याद रखना कि रोमन इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य में जो मंत्रालय थे उनके जो मंत्री थे उनको क्या बोला गया है? मजिस्ट्रेट। तो सही है सर। आगे चलिए अगला प्रश्न कि मेगस्थनीज के अनुसार जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए एग्रोनोमोई, ऑप्शन बी एस्ट्रोनोमोई, ऑप्शन सी नागरक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एग्रोनोमोई। जैसे एग्रोनोमोई कौन होगा? जो जिले का क्या होता है? आपका अधिकारी। जैसे जिला मान लीजिए कोई भी जिला, जैसे आगरा जिला हो गया तो आगरा पूरे जिले का जो अधिकारी होगा, इसमें जिले तो मतलब नगर भी आ गया और उसके संबंधित गांव भी आ गए, तो उसका अधिकारी कौन हो गया? एग्रोनोमोई। एस्ट्रोनोमोई कौन होगा? जो आगरा शहर का पदाधिकारी होगा। और नागरिक कौन होगा? जो आगरा सिटी का प्रमुख अधिकारी होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्रोनोमोई। और ये मैंने विशेषकर आपको बताया है कि मौर्य साम्राज्य में जो विशेष मंत्री होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो किसी अधिकारी होते हैं, उनके क्या क्या कार्य थे, उनके क्या क्या नाम थे। अगला प्रश्न, इनमें से मौर्य काल के ग्राम प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है सोहगौरा गोरखपुर से, ऑप्शन बी है महास्थान बंगाल से, ऑप्शन सी है ए एंड बी, ऑप्शन डी है ना तो ए और ना ही बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी। जैसे कि मौर्य साम्राज्य में जो पहले राजा होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते हैं तो उन्हीं के समय काल में हमें दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, सोहगौरा और महास्थान, जो बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य में ग्राम प्रशासन भी हुआ करता था, जो प्रशासन की सबसे पहली इकाई, सबसे छोटी इकाई होती थी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्राम प्रशासन में जो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री थे उनका नाम क्या था? ग्रामणी। और इनका क्या होता था? इलेक्शन। अब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कौन करेंगे? जो वहाँ के निवासी हैं वो लोग करेंगे। अब ये जो ग्रामणी होते हैं इनका कार्य क्या होता है कि एक तो भू राजस्व देना अपने अधिकारियों को, जिनमें इम्पोर्टेंट कौन थे? आपके राजुक।
और दूसरा काम क्या था कि छोटे मोटे मामले जो होते हैं उनमें अपने आप को एक तरह से पंच बनाकर या न्यायाधीश बनाकर उनका क्या मामले को क्या करना, रफा दफा करना। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी। अगला प्रश्न, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि, वाणिज्य, कर या जंगल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। मौर्य साम्राज्य में राजा अपनी प्रजा से 1/6 कर मांगता था टोटल उपज पर। तो आप याद रखना कि मौर्य साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि था। वाणिज्य से भी हमें आय मिलती थी, हमें इनकम टैक्स से भी आय मिलती थी, जंगल से भी आय मिलती थी, लेकिन सबसे प्रमुख आय का स्रोत जो था वो क्या होता था? आपका कृषि। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से गलत का चुनाव करें। कौन सा गलत का चुनाव करें? मौर्य साम्राज्य का शासन केंद्रीकृत था। ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था। ऑप्शन सी, मौर्य साम्राज्य में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। या ऑप्शन डी, मौर्यों के पास में बहुत शक्तिशाली सेना थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का शासन क्या था? आपका सेंट्रलाइज था। राजा ही साम्राज्य के केंद्र बिंदु में था। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मौर्य साम्राज्य में शांति व्यवस्था के लिए क्या थी? पुलिस थी। सही बात है, और पुलिस को हम क्या कहते थे? रक्षण। तो याद रखना, लिखने में हल्की सी समस्या हो रही है, लेकिन इतनी भी समस्या नहीं कि आप समझ सकें। तो पुलिस को कार्य था कि वो शांति व्यवस्था करेगी। अब इसमें अगला ऑप्शन क्या दे रखा है कि मौर्य साम्राज्य में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। लेकिन दोस्तों मौर्य साम्राज्य में मृत्युदंड दिया जाता था। विशेष अवसर पर मृत्युदंड देने की प्रथा यहाँ थी। विशेषकर अगर कोई कारीगर है और कारीगर को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, उसकी किसी ने मृत्यु कर दी है, उसका किसी ने हाथ काट दिया है, तो ऐसे में राजा उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता था। लेकिन एक बात याद रखना कि अशोक के समय जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, अहिंसा के मार्ग पे जब अशोक चलता है, तो इसमें मृत्युदंड में बहुत बड़ी संख्या में केस कम हो गए, मतलब गिरावट देखी गई, लेकिन मृत्युदंड खत्म नहीं किया गया। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाता है? आपका गलत। जो कि पहला वाला ऑप्शन सही था, दूसरा ऑप्शन सही था। फोर्थ देखते हैं कि मौर्यों के पास में शक्तिशाली सेना थी। बिल्कुल सही बात है, इनके पास में नौसेना जो थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। तो इस प्रकार गलत का चुनाव करना है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि भाई मौर्य साम्राज्य में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। अगला देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? नवाध्यक्ष। इनके दो कार्य होते हैं, युद्ध पोत करना तैयार और व्यापारिक पोत। जब शांति हो तो व्यापार करने के लिए इनका काम होता था। अगला प्रश्न 8वां, अशोक के प्रांतीय प्रशासन में राजस्व अधिकारी का कार्य था। ऑप्शन ए, राजस्व संबंधी वसूली संबंधित। ऑप्शन बी, राजस्व न्यायालय एवं न्याय अधिकारी। ऑप्शन सी, मंडल का प्रधान अधिकारी। या ऑप्शन डी, सीमावर्ती देशों में धर्म प्रचार का अधिकारी। अब देखिए दोस्तों, मेन बात देखिए कि राजस्व वसूली संबंधित अधिकारी उससे कहते थे आपका युक्त। अब युक्त जो होते हैं उनके टॉप पर अधिकारी कौन थे? राजूक। अब राजूक कौन होते हैं? जो आपका रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और प्लस में जनता की फरियाद को भी सुनेंगे। तो एक तरह से आज के ये कौन हो गए? आपके डीएम साहेब। कि जैसे डीएम होते हैं आज ज़िले में, जिलाधिकारी होते हैं, तो उसमें मौर्य साम्राज्य में जो जिलाधिकारी के पद पर काम करने वाले कौन थे? आपके राजूक। तीसरे कौन होते हैं? मंडल का प्रधान अधिकारी, इसे हम कहते हैं प्रादेशिक। इसका कार्य क्या होता है? इन दोनों को कंट्रोल करना। फोर्थ होता है सीमावर्ती देशों में धर्म प्रचार। जैसे आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में उसके प्रचार के लिए बहुत अधिक कार्य किए। जैसे आपको पता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री
पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। उन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस प्रकार जो सीमावर्ती देशों में धर्म प्रचार का अधिकारी जो होगा उसका नाम क्या होगा? अंत महामात्र। तो दोस्तों इन अधिकारियों को याद रखना है आपको, क्योंकि ये चारों के चारों अधिकारी अशोक के शासनकाल में ही नियुक्त किए गए थे। उससे पहले इन चारों अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व न्यायालय एवं न्याय अधिकारी। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों देखते हैं कि मौर्य समाज को मेगास्थनीज के अनुसार कितने भागों में बांटा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, आंसर क्या है? 7। अब ये 7 भाग कौन से हैं? पहला हो गया दार्शनिक, जो पढ़े लिखे लोग हो गए, फिलोसफर हो गए, जो बुद्धिमानी लोग हैं, उनको दार्शनिक श्रेणी में रखा गया है। खेती करने वाले लोग, कृषक, युद्ध करने के लिए तैयार सैनिकों को योद्धा हो गया, पशुपालक हो गए, कारीगर जो हवेली बनाएंगे, महल बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ये सब कार्यक्रम करेंगे। निरीक्षित कौन होंगे? जो पाटलिपुत्र शहर में जो लोग आ रहे हैं, जो व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए कौन हो गए? निरीक्षित हो गए, जिनको हम कहते हैं अधिकारी। और एक राजा को सलाह देने के लिए कौन हो गए? आपके मंत्री हो गए। तो इस प्रकार भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित कथनों में से असत्य का चुनाव करें। ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य में महत्वपूर्ण बंदरगाह बंगाल में स्थित ताम्रलिपि था। ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में समुद्री व भूमिगत दोनों प्रकार के खानों का वर्णन मिलता है। खान क्या होती हैं? खनिज, जहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं? खनिज प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी, उद्योग धंधों के संस्थानों को श्रेणी कहते थे। या ऑप्शन डी, मौर्य काल में सिर्फ सोने व चांदी के सिक्के का प्रचलन था। ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा गया है और बोल क्या रहा है? मौर्य काल में सिर्फ सोने और चांदी के सिक्के का प्रचलन था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि मौर्य साम्राज्य में सोने चांदी के सिक्के नहीं, मौर्य साम्राज्य में सोने चांदी के अलावा तांबे के सिक्के भी चलते थे। अब देखते हैं इसके बारे में। जैसे आपको पता है कि जो उद्योग धंधे होंगे, उनके संस्थान, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके संस्थानों को हम कहते थे श्रेणी। अब श्रेणी है तो उसका भी कोई ना कोई टॉप अधिकारी होगा, जिसे हम कहते हैं अध्यक्ष, जिसे उसमें कहते थे आपका महाश्रेष्ठी। महाश्रेष्ठी कौन होगा? जो अपने अपने इंस्टीट्यूशन को देख रेख करेगा, जिसका मेन काम होगा कि उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके संस्थानों में अगर 2 लोगों में आपस में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया है, तो ऐसे में उनके मतभेद को ख़त्म कराना। अब मौर्य साम्राज्य में 3 तरह के सिक्के मिलते हैं। सोने के सिक्के, जिन्हें हम निष्क या स्वर्ण कहते हैं, चांदी के सिक्के कांसापर्ण कहते हैं, तांबे के सिक्के को मासक कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सोने के सिक्के चांदी तांबे के बने होते थे। ठीक है, सिक्के सोने चांदी तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्कों को निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कांसापर्ण या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। मौर्य साम्राज्य में जो मेन इम्पोर्टेंट सिक्का था उसे कहते थे पर्ण। पर्ण एक राष्ट्रीय मुद्रा होती थी जो मौर्य साम्राज्य में प्रयोग की जाती थी। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने किताब लिखी है अर्थशास्त्र, उसमें बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य में मुद्राओं को भी बनाया जाता था राजकीय टकसाल में, और जिनके अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहते थे, और मुद्राओं को परीक्षण करने वाले अधिकारी को कहते थे आपका रूप दर्शक।
तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो गया, क्योंकि असत्य का कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हो गया कि मौर्य काल में सिर्फ सोने और चांदी के सिक्के का प्रचलन था। लेकिन सत्य बात क्या है कि मौर्य साम्राज्य में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये रही हमारी भाग 3 के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस समय आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जब तक के लिए नमस्कार।